देखो सुनो, ये जमीन धरती माता 4 महीने में आपके धन को 10 गुना से लेकर 100 गुना तक कर देती है। अंदर मैंने धरती की बात बताई। धरती माता 4 महीने में आपके धन को 10 गुना से लेके 50 गुना तक कर देती है आराम से। एक बीज आप समझना, माँ अगर है तो, अगर धरती माता जिंदा है, संपन्न है, स्वस्थ है, तो आपके धन को 4 महीने में 10 गुना से लेके 100 गुना तक कर देती है। कैसे? रबी में आप धरती माता स्वस्थ है, आप एक मसूर का बीज फेंक दो, 4 महीने जाओगे तो कितों कम होई तो 20-25 दाना। एक सरसों का दाना अगर फेंक दो तो 4 महीने बाद जाओगे तो आपको 100-200 सरसों के दाने। एक जौ के दाना फेंक दो तो 30-40 दाने मिलेंगे। अभी क्या है, अभी एक दाना फेंकते हैं तो चूंकि धरती माता संपन्न नहीं है, तो क्या है कि वो दाना जम नहीं सकता। धरती में नमी नहीं है, धरती मुलायम नहीं है कि जम भी जाए तो ओके जड़ नीचे चली जाए। तो इसके लिए आपको 3 जुताई, 4 जुताई, 5 जुताई, तो इसमें आपके 10-12 हज़ार, 8 हज़ार, 5 हज़ार रुपया चले जाते हैं। फिर धरती माता में सामर्थ्य नहीं है तो आप बीज बोते समय जानते हो कि धरती माता इसको पाल पोस नहीं पाएगी, तो आप यूरिया, DAP, पोटास डालते हो तो 1000, 2000, 3000 चले जाते। फिर आपको पता है कि धरती माता में पानी नहीं है, तो फिर आप 2 दैया पानी लगावत तो किराए के तो कुछ चलो जाता है। ठीक है ना? तो खेती का सूत्र है कि हम इस धरती को संपन्न बना दें, और धरती को संपन्न बनाने का सूत्र 2 है कि इसमें ये क्या है, जिस चीज को आप जला देते हो, फेंक देते हो, ये फसल का अवशेष है। जिस फसल के अवशेष को आप आग लगाते हो, इसी से धरती माता संपन्न होने वाली है, जिसको आप आग लगाते हो। इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है, और जो गैया भैंसिया के गोबर, जो कार्बनिक पदार्थ है, जेका तुम लावारिस समझ के सड़क के किनारे फेंक देते हो, मतलब इससे खाद बनाने का कोई मन में भाव नहीं है। एक बला टालत हो, बहुत इकट्ठा होगा तो जबरदस्ती खेत में मन मार के डालने जात हो, तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ को जब जलाते हैं तो कोयला बनता है। जब जलाते हैं तो ये लकड़ी को जलाया गया तो कोयला बन गया। जब ये कार्बनिक पदार्थ स्वयं धरती माता प्रकृति अपने हिसाब से जलाती है, ये जीवाणु हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ये इसको जीवामृत आज की तारीख में बोलते हैं। इसमें जंगल में पाए जाने वाले नाना प्रकार के जो जंगल में होते हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव और ये कार्बनिक पदार्थ जब मिलते हैं तो जमीन में ह्यूमस बढ़ता है, और जब ह्यूमस 1% हो जाता है तो जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि अब आपको पलेवा की जरूरत
पलेवा बिना पलेवा के आप रबी में फसल बोगे और अच्छी जम जाएगी। जब ह्यूमस बढ़ जाता है, ज़मीन में जीवांश ज़्यादा होता है, तो आपको पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ज़मीन में ह्यूमस बढ़ जाता है और जीवाणु नाना प्रकार के अच्छे वाले जीवाणु हो जाते हैं, तो फसल में बीमारी नहीं लगती। और जब ज़मीन में ह्यूमस खूब होता है, तो जो भी हम फसल पैदा करते हैं खाने वाली, तो उस भोजन में स्वाद बहुत ज़्यादा होता है। जब ज़मीन में ह्यूमस बहुत होता है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें संपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। आप समझना, एक आदेश सब सदैव, सब सादे सब जाए। अगर ज़मीन बंजर है, अगर ज़मीन में ह्यूमस की बहुत कमी है, तो आपको जुताई ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे, बीमारी लगेगी तो फफूंदनाशक डालने पड़ेंगे, और जो पैदा होगा उसमें स्वाद नहीं होगा, उसमें पोषकता नहीं होगी। तो जब ज़मीन में पोषकता नहीं होगी, तो जो फसल है उसमें पोषण नहीं होंगे। तो बेसिकली जब ज़मीन खराब हो जाती है, तो दुनिया का सब कुछ खराब, फिर दुनिया में कहीं अमन चैन नहीं होता। गांव में जो पलायन है, अब ये मान लीजिए कि एक किसान आदमी भी अगर 10 एकड़ का किसान है और 10 एकड़ के किसान के बच्चे ने बीए कर लिया, तो 10,000 बनिया की नौकरी वो पसंद करता है। 10,000 रुपए की खेती करना पसंद क्यों? क्योंकि अभी हम सबके दिमाग में आ गया खेती तो बहुत बुरा धंधा है। लड़का पढ़ा लिखा कर रहा, खेती में क्या रखा है? और हम ये कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी रखा है वो सब खेती में ही रखा है। खेती के बिना यहाँ क्या रखा है? क्योंकि बाहर जो गया है वो भी 2 वक्त की रोटी खाएगा, उसको भी फल चाहिए, उसको भी सब्जी चाहिए, उसको भी दूध चाहिए। तो अभी गांव में जो पलायन हो रहा है, जो किसान भी खेती बेच करके शहर जाना चाहता है, इसलिए जाना चाहता है क्योंकि खेती करते समय हमारी लागत बहुत है, आमदनी कम है। जो मैंने कहा कि ज़मीन कम से कम 10 गुना देती है, लेकिन जब ज़मीन जिंदा होगी तो 10 गुना देगी, और जब ज़मीन नहीं रह जाएगी तो जो 10 गुना लेते हो, 20 गुना लेते हो, तो 20 कुंटल अगर कोई चीज़ पैदा करोगे तो 16 कुंटल भर की तो लागत आ जाएगी। 1 कुंटल गेहूं के बीज की लागत, 4 कुंटल पानी के सिंचाई की लागत, 3 कुंटल के बराबर यूरिया डीएपी की लागत, 2 कुंटल कटाई की लागत, 2 कुंटल मड़ाई की लागत। ये जब सब जोड़ते हो तो पता चला 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, लेकिन रियल में हमको 4 या 5 कुंटल बचा। तो आमदनी कितनी हुई? 5 गुना। और आपने अपना श्रम जोड़ा नहीं। जो 4 महीने आपके बीत गए, 4 महीने में जो कुछ भी किया, कुछ तो किया। एक मजदूर भी आज मजदूरी करने जाता है तो 400 रुपया मजदूरी लेता है। 120 दिन आपने मजदूरी की, और 120 दिन की मजदूरी के कितने हो गए? बरचौक 48, 5,000 रुपया। और हुन खितवा में 5,000 रुपया तुमका बचे। तो फिर किसान कहता है खेती में क्या बचा? तो बोलता है भूसा। आज देश में किसी भी किसान से मैं पूछता हूं कि भाई आपको खेती में क्या बचता है, तो कहता है साहब लागत इतनी ज़्यादा लग गई कि खेती में अगर सच्ची बताएं, अगर अपना श्रम जोड़ लें तो खाने को रोटी मिल जाती और भूसा बच जाता है। अगर कोई गैया भैंसिया का दूध बेचता है, हम उससे पूछें कि क्या बचता है,
तो कहता है सच्ची बताएं सचान साहब। हमने कहा हाँ सच्ची तो पूछ रहा हूं। तो कहता है कि दाना और खली और भूसा इतना महंगा है कि केवल गोबर बचता है। अब सुनना, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको जो बचता है, जो खेती में बचता है, फसलों का अवशेष और गोबर, अगर उसी को हम 3-4 साल लगातार बचा लें, देखना आपने कहा भूसा बचता है लेकिन भूसे में आपने आग लगाई। आपने कहा गोबर बचता है लेकिन गोबर आपने लावारिस फेंक दिया। मैं इतना ही कहता हूं, जो चीज आज बच रही है उसको 4 साल लगातार तुम बचा लो और खेत को लौटा दो। 4 साल, फिर इस खेती में जो भी लागतें लग रही थी वो सब बंद हो जाएंगी। तो पहला तो जो ये फसलों का अवशेष और गोबर मलमूत्र, ये तो आपके घर में है, इसको तो बाहर से खरीदने की जरूरत है नहीं। खरीदने की, बाहर से लाने की जरूरत है केवल जीवाणुओं को। क्योंकि मैं बताता हूं, पिछले कई सालों में जब हमने पेस्टिसाइड डाले तो ये जीवाणु मर गए। ये मैं जंगल की मिट्टी से लाया। हम जब लाए थे तो कैसे बनाए वो बता देता हूं, तुमको कैसे बनाया वो बता दो। तो हम जब लाए थे तो हम जंगल की 10 किलो मिट्टी लाए थे। 10 किलो जंगल की, अच्छे जंगल की मिट्टी लाई, इस ड्रम में डाला, 200 लीटर पानी भर दिया और चीनी दे दी, 5 किलो चीनी दे दी। महीना भर बीता, फिर मैंने 6-7 किलो चीनी दे दी। फिर महीने भर बीता, फिर मैंने 6-7 किलो चीनी दे दी। और सीखते सीखते यहाँ तक आया कि इस तरीके का पदार्थ ये बन गया। जब ये बन गया, मैं बहुत प्राचीन प्रारंभ की बात बता रहा हूँ, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, ये मैंने बनाया। ये मेरे मन में ऐसा एक ख्याल था, रहीमदास जी का दोहा पढ़ा था वही कि रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे, कुमलाए रहे भरोसे राम के, पर्वत पर हरियाए। तो मैं इसीलिए पर्वत पर गया, जंगल गया कि वहाँ राम की, रहीम की, राम की क्या व्यवस्था है। तो उस राम की माया को मिट्टी के रूप में मैं ले आया। फिर मेरा ये जीवामृत बन गया। अब मैं सोच रहा हूं कि खेती में कमाल करेगा, खेती में ये कमाल करेगा, लेकिन कैसे पता करूं कमाल करेगा। तो प्रारंभ की बात बता रहा हूं, 2011 की। हमने इसको सूखे हुए गोबर में मिलाया और 10-10 किलो के बैग बनाए। 10 किलो गोबर में ये 2 लीटर जीवामृत मिलाया, एक बैग में भर दिया। और किसान मेरे बहुत थे परिचित, तो मैं अपनी बोलेरो लेकर के किसानों के पास गया और ऐसी परिचित था। बोले सुशांत साहब कैसे आए? हमने कहा ऐसे आया। हमने कहा ये तुम जो कुछ सब्जी लगा रहे हो, जो कुछ टमाटर लगा रहे हो, मिर्चा लगा रहे हो, मटरा बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो, 1 एकड़ में इसको डालो। कितना? केवल 10 किलो। हमने कहा जिसमें ये डालना, एक में ये डालना, एक में अपना रसायन डालना। तो हमने कहा देखते हैं जरा 100 किसानों को बांट करके। हमने 100 किसानों को ऐसा बांटा। कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे। हम रोड पर जा रहे हैं महोबा अपनी गाड़ी से, पैकेट हमारे 15-20 पड़े हैं। रोड पर कोई भी किसान खेत में दिख गया तो मैंने गाड़ी रोकी और उसको एक पैकेट दिया, नमस्ते किया, उसका नाम लिखा, उसका फ़ोन नंबर लिखा। हमने कहा ये ऐसे ऐसे डालना, फ्री है। अब 2 महीना बीत गए, अब सबके फ़ोन है मेरे पास। अब हमने कहा कि पता करते हैं यार क्या हुआ। देखिए सच्ची बता रहा हूं, मैं उनके घर जाने की हिम्मत, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर गड़बड़ हुआ तो मेरी पिटाई हो जाएगी, तो टेलीफोन पर पूछते हैं। तो पहले किसान को फोन लगाया, वो बैंगन लगाए हुए था, तो उसको कहा था बैंगन में डालना आधा एकड़ में। मैंने उसको फोन किया
हमने कहा भाई क्या हाल चाल है? बोले कौन बोल रहे हो? तो भूल गया है हमको। हमने कहा याद करो 2 महीना पहले आए थे, आपको एक खाद दिया था, तो वही रिजल्ट पूछ रहे हैं। तो उसने जो बताया, उसने क्या बताया कि अरे साहब आपने तो हमको बर्बाद कर दिया, हम तो बर्बाद हो गए, जहाँ पर आपका डाला था वो पूरी फसल मेरी जल के राख हो गई। मैं 3 दिन तक, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं दूसरे आदमी को फ़ोन नहीं किया। हमने कहा अब तो माहौल ख़राब हो गया है, तुम्हारी पूरी छवि अभी धूमिल हुई जा रही है, जितना ही तुमको लोग मानते थे उतना ही निगेटिव चला जाएगा खेल। 5वें 6वें दिन एक मौरानीपुर में शर्मा जी हैं किसान, वो ट्रैक्टर की एजेंसी है और वो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो वो टमाटर, मिर्च, बैंगन, आलू सब कुछ बोते। उन्होंने क्या किया था कि हर फसल में एक एक लाइन से डाला था, टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में, मूली में, गाजर में, सब में एक लाइन से ऐसे डाला था, एक लाइन छोड़ दी थी। उनका नेचुरली फ़ोन आता है, बोले सचान साहब नमस्कार। अब हम देख रहे हैं यार ये क्या कहते हैं, मन में तकलीफ हुई कि अभी हमको भी कुछ सुनाएगा। हमने कहा शर्मा जी बताइए। बोले सचान साहब आपको बधाई हो। हमने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो बोले नहीं सचान साहब आप आइए, आपने जो हमको दिया इतनी ज़बरदस्त अमृत दे दिया कि वो फसलें सारी 11 प्रकार की सब्जियां बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। उनका खाने में स्वाद भी अलग है, उनकी चमक भी अलग है, उनका साइज भी अलग है। हमको थोड़ी सी तसल्ली हुई। अभी हमारी किसी को फ़ोन करके हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ, फिर मैं एक दिन जा रहा था हिम्मत करके उस बैंगन वाले किसान के यहाँ कि जरा उससे हकीकत पूछूं, जा करके देखूं, जा करके। अरे एक आध कुछ थप्पड़ मार लेगा, जूता मार लेगा तो सह लूँगा, लेकिन हकीकत तो समझूं। मैं उसके यहाँ गया तो वो 3-4 लोग ठंड में लकड़ी ताप रहे थे। हमने कहा भाई ये बैंगन वाला कौन है? तो 2-3 किसान बोले साहब ये हैं। अब देखिए जो दोनों खेत थे वो अभी खड़े थे। जिसने कहा मैं जल गया, एक खेत में बैंगन के फल सड़ सड़ के गिर रहे थे और एक खेत में बैंगन बहुत अच्छे फले थे। तो हमने पूछा उससे, किसान से, हमने कहा क्यों भाई आपने हमको इतना डरा दिया यार कि मुझे 3 दिन बहुत बेचैनी रही, तुम्हारा कहाँ बैंगन जल गया? तो वो 2-3 किसान दूसरे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बाबूजी आप ही दे गए थे क्या खाद इनको? हमने कहा हाँ। तो बहुत कमाल की खाद है बाबूजी, देखो जिस खेत में इन्होंने डाली है उसका बैंगन सड़ के गिर नहीं रहा है और जिसमें नहीं डाली है उसका बैंगन सब गिर रहा है। तो हमने कहा यार भाई साहब आप इतना बड़ा मजाक किए हमारे साथ। बोले अरे बाबूजी तो वैसे ही चलता हुआ भाषा है हम लोगों की। हमने कहा नहीं यार ऐसा नहीं बताना चाहिए, तुमने तो हमको बिल्कुल डरा दिया था। पैसे न मांगे, ठीक है ना। अब मैंने सबको फोन करना शुरू किया तो सब ने कहा कि साहब बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब सब ने कहा बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, फिर 10-15 किसानों का खेत भी देखा, तब मैंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अभी तो मैं 2 ही 3 जंगल से मिट्टी लाया था। जब कहा अच्छा है तो मैं और आगे बढ़ा, फिर और दूसरे जंगलों से मिट्टी लाने लगा। तो आज मेरे पास ये 43 जंगलों की मिट्टी का कलेक्शन है। देश के 43 जंगलों की मिट्टी का कलेक्शन है। हमारा ऐसा मानना है कि जैसे बिल्ट की समस्या से लोग परेशान हैं, चना मटर मसूर में उकसा लग जाता है। किसी किसान ने अगर बरसात में इसको डाल दिया और फिर रबी में चना मटर मसूर बोएगा तो एक भी बिल्ट नहीं लगेगा। सब्जी वाले किसान नेमेटोड से बहुत परेशान हैं।
अगर सब्जी वाले किसान ने बारिश में इसको डाल दिया और फिर अक्टूबर में सितंबर में कोई भी सब्जी लगा ले, सब्जी में कोई भूमजनित बीमारी नहीं लगती। एक तो ठाकुर साहब हैं कानपुर के, उनके 2 पेड़ आम के सूख गए 20 साल पुराने। उन्होंने हमसे बात की तो हमने कहा कि ये जीवामृत डाल दो, तो बोले सचान साहब वही तो सूखेंगे, अब उसमें क्या डालने। अरे हमने कहा डाल दो यार, उन्होंने डाल दिया। 6 महीने के बाद पेड़ हरे होने लगे। अब ये बहुत अचंभे की बात है। ठाकुर साहब का फोन आया, हम उनका पेड़ देखने गए। था क्या, वो पेड़ सूखने लगा था, सूखा नहीं था, पतझड़ हो गया, पतली पतली टहनियां सूख गई, पेड़ अभी जिंदा था। ये नीचे से जीवामृत गया, पता नहीं क्या हुआ, क्या खेल था, हम भी नहीं जानते। तो वो कहते हैं कि सचान साहब आपका जीवामृत वास्तव में बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल अमृत है, वरदान है। तो अब मैं किसानों को जो कहता हूं कि सच्चाई ये है कि जमीन में अगर लाभदायक जीवाणु जो होने चाहिए अगर वो मौजूद हैं, अगर उनको हम ना मारते तो जमीन में कोई बिगाड़ नहीं था। पेस्टिसाइड डाल करके जब हमने इनको मारा, दिक्कत तभी से शुरू हुई जब से पेस्टिसाइड डलना चालू हुआ। धीरे धीरे जमीन मरती गई, किसान फंसता गया, और आज इतना फंस गया। फंसना कितना है देखिए। पेस्टिसाइड ने क्या क्या किया। एक तो जमीन के जैविक गुणों को नष्ट किया, यानी जमीन की जीवंतता खत्म कर दी। और जब जमीन की जीवंतता खत्म हो गई तो आदमी की भी जीवंतता, आज की तारीख में हम लोग जानते हो, रिकॉर्ड के अनुसार ऑन रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ का पेस्टिसाइड डालता है इंडिया, फसलों में, फलों में, सब्जियों में। कितने का? बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कितने का? 2-2.5 लाख करोड़ का। ये तो रिकॉर्ड है। और नंबर 2 से जो डालता है इसका 2 गुना। एक अनुमान के मुताबिक, मोटा मोटा जब हम अनुमान लगाते हैं, जैसे देश भर के किसान जो फल सब्जी बोते हैं उनका मेरा एरिया पता, उनको जब गुणा करता हूं तो करीब 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड जमीन में डलता है। जो देश में कुल फसलें होती हैं, दलहन है, खाद्यान्न है, तिलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं, मेडिसिनल क्रॉप हैं, जब सबकी उपज को जोड़ करके बाजार मूल्य निकालते हैं तो 20 लाख करोड़ का प्रोड्यूस किसान पैदा करता है। कितने का? अगर किसान गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जी, फल जोड़ ले तो 20 लाख करोड़ रुपए मूल्य का वो पैदा करता है। बेशक कपास वो किसी रेट बेचते हो, कपड़ा किसी रेट बिकता हो, देश का कारोबार चल रहा है वैल्यू एडिशन करके। जैसे होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ का बिजनेस कर लेती है, क्योंकि आपके 100 ग्राम गेहूं से वो 3 रोटियां बना करके 50-50 रुपए की रोटी बेच देते हैं। उनका कारोबार अच्छा है। गन्ने का गुड़ बना के, चीनी बना के, सीरे की दारू बना करके शुगर इंडस्ट्री बड़ा लाभ कमाती है, लेकिन किसान का तो 240 रुपए में गन्ना जाता है। कुल मिलाकर के देश के किसान की जो उपज है उसका मूल्य है 20 लाख करोड़, और खेती में 6 लाख करोड़ रुपए का तो पेस्टिसाइड हो गया, 3.5 लाख करोड़ के फर्टिलाइजर हो गए, 1 लाख करोड़ का डीजल हो गया, 1 लाख करोड़ की मशीनरी हो गई, और जो जिंक, जाइम जैसे चीजें बिकती हैं 1 लाख करोड़ के वो हो गए। तो हम करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए लगाते हैं, तब हमको 20 लाख करोड़ रुपए बचता है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि ये क्यों लगाना पड़ता है,
ये पेस्टिसाइड क्यों लगाने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर क्यों लगाने पड़ते हैं, जाइम क्यों लगाने पड़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि जमीन में जान। तो ये जो 13 लाख करोड़ रुपए लगते हैं, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं। अगर मेरा पूरा फर्टिलाइजर कम हो जाए, अगर मेरे पूरे पेस्टिसाइड कम हो जाएं, अगर मेरे जिंक जाइम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बंद हो जाएं। हाँ, डीजल चलो जिंदा रहने दो भाई, ट्रैक्टर है, बैल नहीं चला सकते, डीजल जिंदा रहने दो, मशीनरी भी जिंदा रहने दो, तो 2, 2.5, 3 लाख करोड़ जिंदा रहने दो और सबको हम खत्म कर देते। तो किसान की आमदनी कितनी हो गई? 2.5 गुना अपने आप। अभी 20 लाख करोड़ रुपए में 13 लाख रुपए का खर्चा है, तो बचे कितने? 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ रुपए 14 करोड़ किसानों में जरा बांटो, छोटा छोटा हिस्सा पड़ता है। लेकिन जब हम 7 लाख करोड़ रुपए वो और 10 लाख करोड़ रुपए ये 17 लाख करोड़ रुपए जब बांटते हैं, तो सबकी आमदनी 2.5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये आमदनी, जैसे जब एक नारा है कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है, तो कह देने से तो नहीं होगी। किसान को सोचना है, वैज्ञानिकों को सोचना है, प्रसार कार्मिकों को सोचना है। कौन सी बात? विचार करना है कि ये संभव है कि असंभव। 2 गुना आय करना संभव है कि असंभव? तो मैं कहता हूं असंभव है। संभव कब है? उल्टा चलो, हमें अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी, हमें इस धरती की आमदनी बढ़ानी। जब इस धरती माँ का वैभव 2 गुना अच्छा हो जाएगा, तो आमदनी 2 गुना हो जाएगी। जब इस धरती माता का वैभव 4 गुना अच्छा हो जाएगा, तो आमदनी 4 गुना हो जाएगी। और एक चीज तो दिखती है कि आमदनी बढ़ गई, दूसरी चीज नहीं दिखती। जैसे अभी मैंने आपको जुड़वाया कि 13 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। इसके बाद देश में मेडिकल इंडस्ट्री का खर्चा कितना है? जितने अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, जिसमें मरीजों से भरे पड़े हटे पड़े हैं, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जिसमें 5 लाख रुपए सरकार देती है, उनका टोटल बजट देखो जरा, कई लाख करोड़ देते हैं वो लोग। वो भी पूंजी बच सकती है जब धरती माता जिंदा हो जाएगी। गांव से पलायन कितना होता है? अभी एक 20 एकड़ का किसान एक मजदूर को मजदूरी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं। जब ये खर्चे कम होंगे, तो जैसे पहले था तो हर बड़े आदमी के यहाँ 2 मजदूर परमानेंट रहते थे। क्यों? खेती में कोई लागत नहीं, बैल से जुताई बुआई हो जाती थी, खाद पानी की कोई जरूरत नहीं थी, कीड़ा बीमारी लगता नहीं था। तो गांव का भूमिहीन मजदूर एक बड़े आदमी के यहाँ दिन भर काम करता था और बदले में उसका जीवन यापन प्रेम से चलता था। आज चूंकि बड़े से बड़ा किसान किसी आदमी को मजदूरी पे नहीं रख सकता। अच्छा, पहले मजदूर मजदूरी नहीं करते थे, लेकिन मजदूरी से ज्यादा मिलता था। पहले उनको अनाज दिया जाता था। फसल जब कटती थी तो पूछा जाता था कि तुमको कितने जरूरत है, तो कहता 5 कुंटल में काम चल जाएगा साहब। तो खरीफ में 5 कुंटल ले गया। फिर रबी की फसल कटी, पूछा गया कितना बिजरा चाहिए, बोले 6 कुंटल में काम चल जी साहब। तो 100 कुंटल जिसके अनाज हो रहा था, उसमें से 11 कुंटल केवल मजदूर को दिया और कोई खर्चा। तो मैंने बोला कि तब ये धरती माता संपन्न थी, तब मैं सनातन संस्कृति को करता था। हमारी कृषि एक संस्कृति थी, बैल थे, गाय थे, भैंस थी, बकरी थी, दिन भर लोग काम करते थे, बाहर से कोई चीज लानी नहीं पड़ती थी। आज हम इतना डिपेंड हो गए हैं मार्केट पर कि मार्केट के बिना खेती हो ही नहीं रही। अच्छा बीज भी लाना है, अच्छे उर्वरक भी ढूंढने हैं, अच्छे पेस्टिसाइड भी ढूंढने हैं, अच्छे कृषि यंत्र भी ढूंढना है, अच्छा समर ढूंढना है, गहरी बोरिंग कराना है। तो क्या हो क्या रहा है कि मैं अपने प्राकृतिक संसाधनों का नाश कर रहा हूं।
ज़मीन की फर्टिलिटी का दोहन कर रहा हूँ, ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन कर रहा हूँ, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को पेस्टिसाइड डाल के ख़त्म कर रहा हूँ और ख़ुद बीमार होकर अस्पताल में इलाज करा रहा हूँ। देश की सभी समस्याओं का समाधान है, इस धरती माँ को फर्टाइल बना दो, धरती माता को हंसा दो, सारा समाज हंसने लगेगा। और जब तक ये धरती माता नहीं हंसेगी तो दुनिया में कोई हंसने की कोशिश ना करे। और खूब हंस लो आप, चुटकुला सुन करके 5 मिनट हंस सकते हो, किसी की कोई रील देख करके 2 मिनट की 2 मिनट हंस सकते हो, लाइफ टाइम हंसने की कल्पना आप कोई नहीं कर सकता। सबके चेहरे उतरे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, सब पीड़ित हैं, सब दुखी हैं। क्यों? दुख का पूरा दारोमदार, परेशानियों का पूरा खेल ये है कि हमने धरती माता को कंसीडर नहीं किया। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जो माँ हमको पालती, हम उसी के दुश्मन बन गए। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज की तारीख में आप किसान हैं, आप ज़मीन के प्रति वफादार नहीं हैं। किसान हैं और ज़मीन के प्रति वफादार नहीं हैं, और आपके बच्चे जो कारपोरेट सेक्टर में सरकारी नौकरी में चले गए, वो आपके प्रति वफादार नहीं। अगर पढ़ी लिखी आबादी किसान के प्रति वफादार हो जाए और किसान धरती माता के प्रति वफादार हो जाए तो दुनिया में कोई संकट है? नहीं है।